नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। और आज से ही शुरुआत होगी केमिस्ट्री की ऐसी धुआंधार शुरुआत जहां से आप पढ़ करके किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बड़े जटिल होते हैं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसे समझना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हम जब शुरुआत करेंगे पहले लेक्चर से तो आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन को सॉल्व करने में हमें कितना हेल्प ये वीडियो क्लास देने वाला है। तो पहले तो आप जानें कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, अगर वो संपन्न होता है, कोई भी रिएक्शन हो, ए टू जेड कोई भी रिएक्शन संपन्न होता है, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अब उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के सहारे आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात बताएं कि कोई भी रिएक्शन यदि संपन्न होता है तो उसके पहले वो फिशन होता होगा, उसका विदलन होता होगा, क्लीवेज होता होगा। क्लीवेज होने के बाद फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा, और जब कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो नया कंपाउंड भी बनेगा, और इसी के पीछे सारा खेल है। अब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब वो नया वाला कंपाउंड कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है, यह निर्भर करता है उसके कह सकते हैं क्रियाकलापों पर। अब उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मैकेनिज्म में करेंगे। एक शब्द आया है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जब भी संपन्न होता है तो उसके पीछे जितने भी स्टेप होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे एलिमेंट या किसी आयन के साथ जुड़ना, जुड़ करके फिर एक कंपाउंड का निर्माण करना, उसके पीछे स्टेबिलिटी को स्टेप बाय स्टेप कैसे कौन से इफेक्ट जो है इफेक्टिव स्थिति के अंतर्गत लाते हैं, ये सब भी देखा जाता है। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ जनरल कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा, कठिन कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम कहेंगे, यही शुरुआत करेंगे। बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, कैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, क्या होता है अभिकर्मक, क्या होता है बेस या सबस्ट्रेट, क्या होता है, ये सारी जानकारी आज यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज इस क्लास का पहला दिन है और हम चाहेंगे कि इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विधिवत जानकारी मिलेगी। मैं हूं हरिश्चंद्र यादव, स्वागत करता हूं अपने इस रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू हो जाते हैं आज की क्लास, आज का पहला लेक्चर लेकर के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तो बात यही करेंगे कि क्या है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन का। पहले समझेंगे कि एक हम बात बताएं आपको, फंडामेंटल, पहले आप फंडामेंटल ही देख लीजिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये देखिएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक जैसा लगेगा भी, ऑर्गेनिक रहेगा भी। जैसे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, भले ही आप विधिवत परिचित ना हो ऐसे रिएक्शन से, लेकिन अब परिचित होना पड़ेगा। इसके पहले भी जानिए कि थोड़ा सा आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, यदि नहीं है तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, अन्यथा हम बताएंगे ही, इसमें बताते रहेंगे। और अगर आप चाहें और सरलता चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे, उसमें हमने नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से बताया है। अब बहुत पीछे जाएंगे, बहुत पहले हमने उसको बता दिया था, वहाँ पर आपको मिल सकता है। चलिए फिलहाल अभी के लिए हम बहुत जल्दी से रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर बनेगा क्या, CH2 है, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर बात क्या सामने आती है, हमने देखा कि ये जो दोनों CH2 से पहले C लगा हुआ है और इस CH2 के बाद दोनों H लगा हुआ है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कहिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। जब आप Cl2 से क्रिया कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, बॉन्ड का फिशन हो जाता है। फिशन होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 Cl ये भी है, 2 Cl है, ये इसी प्रकार से Cl जुड़ा रहा होगा।
ये भी Cl ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक होकर के एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, मतलब ब्रेकेशन हुआ और ब्रेकेशन होने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का केवल मतलब ये है, बिग बेसिक बात ये है कि पहले जो बॉन्ड था वो ऑलरेडी पहले तो कहीं ना कहीं कनेक्ट था, देखिए कनेक्ट है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, फिशन हुआ, फिशन होने के बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखेंगे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होने से ये न्यू कंपाउंड भी बन गया, मतलब कोई नया यौगिक भी बन जाता है। हमने शुरू में बताया कि कोई भी कंपाउंड हो वो बॉन्ड से बांधित होता है, उसका फिशन होता है, फिर न्यू बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड बनने के बाद उसी में हो जाता है न्यू कंपाउंड। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब ये टोटल कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 ये बन गया जा करके, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि यह एक स्टेबल प्रोडक्ट हो, यही बनता हो सकता है यह भी हो सकता है CH, यहाँ पर Cl2 लगा दें और यहाँ पर हम जो है इधर इस H को गायब करके यहाँ कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों Cl किसी एक स्थान पर जुड़ जाए और यहाँ का H हट करके इस CH2 के पास जा करके CH3 का रूप दे दे, ये भी हो सकता है। तो होने को तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन, इसी को समझने के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पर ध्यान देते हैं। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको आ गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से उसको पूरी समझदारी आ गई। तो इसका मतलब ये भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ABCD शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। हमारे कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत अगर करते हैं आप तो यहीं से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, फंडामेंटल से। जब आपको फंडामेंटल जानकारी होगी कि क्या कैसे और क्यों होता है, तब जा करके आप किसी भी रिएक्शन को बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। और मेरा प्रयास वही है आज कि आपको उस फंडामेंटल जानकारी को दें ताकि आप जाने पहचाने और उसके बाद रिएक्शन को करें, और रिएक्शन को करने के बाद जानें कि कौन सा कंपाउंड से मेजर है, कौन सा कंपाउंड से माइनर है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इस रिएक्शन के अंदर छिपी होती हैं, उनको भी पहचानना होता है, और जब पहचान लेंगे तो प्रोडक्शन उसका आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं जैसे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है और कैसे ये ऑर्गेनिक रिएक्शन पाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि जिस भी पदार्थ का हमें किसी के साथ रिएक्शन कराना होता है वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल रेजेंट कह सकते हैं, सबस्ट्रेट कहलाता है। ऐसे ये होता है सबस्ट्रेट। जो ये मॉलिक्यूल होता है, ये कोई भी अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे, ये कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो सबस्ट्रेट कहलाएगा, और सबस्ट्रेट ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट ही किसी प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, और वो प्रोडक्ट दो रूपों में हो सकता है। वह जो प्रोडक्ट होगा वो दो रूपों में हो सकता हो, इंटरमीडिएट हो। पहले यहाँ लिख दें हम सबस्ट्रेट कैसे किसी के साथ क्रिया करेगा, कैसे प्रोडक्ट में चेंज करेगा। उसके लिए एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, हम लिख देते हैं अटैकिंग रिएजेंट। मतलब कोई अटैक करने वाला समूह होता है जो सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करता है, और जब सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा तो नया कार्बन का जो ये कह सकते हैं चेन तैयार करता है। सबस्ट्रेट जब भी टूटेगा तो न्यू कार्बन का जो है ये फॉर्मेशन करेगा, कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये भी जानिए कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वह प्रायः कोवैलेंट बॉन्डिंग से बने होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखे रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान में रखे रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। हम इस कोवैलेंट बॉन्डिंग की चर्चा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अभी भी इसका प्रयोग होने वाला है। अभी हम अटैकिंग रेजेंट से किसी सबस्ट्रेट पर क्रिया कराने वाले हैं,
तो यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड, पहला हो सकता है इंटरमीडिएट बने, अभी बताते हैं। एक इंटरमीडिएट बन सकता है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद हो सकता है ये आगे हम कर दें, ये दो प्रकार के कंपाउंडों में चेंज हो जाए। देखिए कंपाउंड दो प्रकार से कैसे चेंज होंगे, एक होगा फाइनल प्रोडक्ट, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट, एक होगा ये बाई प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, मतलब एक फाइनल कंपाउंड नहीं मान सकते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड ऐसे होते हैं वो तत्काल प्रोडक्ट में चेंज होने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है ये कह सकते क्षणिक मात्रा का कंपाउंड होता है, जो सब्सट्रेट पर अटैकिंग एजेंट की क्रिया के फलस्वरूप इसका उत्पन्न होता है। तो इंटरमीडिएट बनेंगे, इंटरमीडिएट बनने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, साथ साथ बाई प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम हिंदी में कहें तो सह उत्पाद, सह उत्पाद यानी साथ साथ के कोई उत्पाद देंगे। और जो सह उत्पाद होते हैं ये हो सकता है माइनर हो, माइनर का मतलब हो सकता है जिसका परसेंटेज जो है कम बने, वो होते हैं माइनर प्रोडक्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जिसको हम मुख्य उत्पाद कहते हैं, मुख्य उत्पाद कहते हैं, इनका हिस्सा जो होता है ये ज़्यादा होता है, मेजर होता है, यानी कह सकते हैं ये ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। इस बात का बिल्कुल आप ख्याल रखेंगे कि सब्सट्रेट पर कोई अटैकिंग एजेंट क्रिया करता है, इंटरमीडिएट देता है, जरूरी नहीं कि सब में इंटरमीडिएट ही मिले, और इंटरमीडिएट को हो सकता हम देख भी ना पाएँ, अगर देख लेते तो भी अच्छी बात है, नहीं देखने को मिलता तो भी कोई बात नहीं, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। इंटरमीडिएट एक एडिक्टिव प्रोडक्ट होता है, ये तत्काल फाइनल प्रोडक्ट अथवा बाई प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। मतलब हमें प्रोडक्ट चाहिए और ऑर्गेनिक रिएक्शन इसी प्रकार से होता है। क्या क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट अथवा फाइनल प्रोडक्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा अस्थाई भी होते हैं, ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं, ये प्रोडक्ट जो है अस्थाई होते हैं। देखिए सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमने अंडरलाइन गोला कर दिया कि अस्थाई और अस्थाई। इसे भी जानने के लिए हमें कुछ क्या बहुत मतलब कैसे चार ऐसे टॉपिक्स हैं, चर्चा करेंगे आगे हम कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अस्थाई बना देते हैं, स्टेबल लाते हैं। और जो स्टेबिलिटी को तय करता है, जो भी फैक्टर स्टेबिलिटी को तय करता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है और फाइनल प्रोडक्ट में वही चेंज करता है। हमारे कहने का मतलब जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, जो समूहों द्वारा या कैसे जो फैक्टर्स के द्वारा इफेक्टिव होते हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं आगे मिलेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि करना तो है ही, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म यही बताता है कि आप स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ को सीखिए। तो हम आज स्टेप बाय स्टेप लेकर के ही चल रहे हैं ताकि एक बेहतर जानकारी आपको मिल सके। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसे मेजर कहेंगे, ज़्यादा परसेंटेज में बनेगा, ज़्यादा अस्थाई होगा, इसकी स्टेबिलिटी तय करने वाले अनेक कारक होते, अनेक फैक्टर होते हैं, वो तय करेंगे कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसे हम कह सकते हैं माइनर प्रोडक्ट, या उसको हम सह उत्पाद भी कह सकते हैं। वैसे मेजर और माइनर आप समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाई प्रोडक्ट कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ये अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने वाला, आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है, ये क्या होता है, इसे समझिए। ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये प्रायः इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और जो आप ये सब्सट्रेट देख रहे हैं, सब्सट्रेट ये जो है प्रायः ऑर्गेनिक होता है क्योंकि हमने लिखा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है।
और ये कोवैलेंट बॉन्डिंग से बंधे होते हैं। अब जब सबस्ट्रेट टूटता है, सबस्ट्रेट जब टूटेगा ये, यानी कि बॉन्ड में इसके फिशन होगा, तो ये जिस भी रूप में धनायन देगा, ऋणायन देगा या फ्री रेडिकल देगा, उसी के अनुसार क्रिया करने वाले अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत होती है। कहने का मतलब सबस्ट्रेट के टूटने के बाद जिसकी भी आवश्यकता होती है, जैसे भी रिएजेंट की आवश्यकता होती है, उसी पर वर्क अटैकिंग रिएजेंट करता है। कहने का मतलब यदि इसके पास प्लस चार्ज है तो माइनस वाला ही इसके साथ अटैक करेगा, तभी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले आप जानें कि अटैकिंग रिएजेंट, जिसको बोलते अभिकर्मक, कितने प्रकार के होते हैं। अभिकर्मक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अभिकर्मक के बारे में जानना। बिल्कुल आप धीरे धीरे पढ़िए, आसानी से पढ़िए, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं रिएजेंट? वैसे रिएजेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप जानिए। रिएजेंट जिसको आप अभिकर्मक बोलेंगे, जो क्रिया कराने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं है तो क्रिया संभव नहीं है। इसके लिए आप पहले रिएजेंट जानिए। रिएजेंट ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU से, इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं हम E से। वैसे ई पार्टिव भी कहीं कहीं लिखा होता है, वो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं। आप इलेक्ट्रॉन स्नेही को ई पॉजिटिव से और नाभिक स्नेही को NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आपको समझना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एक एक करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छी टॉपिक है, जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है ये नाभिक स्नेही, ये दोनों आप नोट कर लेंगे। रिएजेंट दो प्रकार के, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब परिभाषित करिए एक एक को। देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस लविंग, ऐसे कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम अगर डिवाइड करें तो होता न्यूक्लियस और प्लस जो होता लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता जो न्यूक्लियस से प्रेम करते हो, जो न्यूक्लियस के पास जाना चाहते हो, जो न्यूक्लियस पर अटैक करने लायक हो, उसे ही न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब प्रश्न आ गया, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के पास तो अटैक करने जाएंगी, लेकिन होता क्या है न्यूक्लियस? ये कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए कि जिस पर ये अटैक करने वाला है वो है क्या। उसको हमने कहा वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या होता है? तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है किसी एटम के बीच का हिस्सा होता है। ऐसे समझिए, कोई भी एटम ले लीजिए, उसके जो बीचों बीच में होता है वहीं पर रखा होता न्यूक्लियस। अब जब आप बीचों बीच की बात करेंगे तो इस पर बीचों बीच में क्या रखा गया है? धनायन। बात क्लियर हो रही है? धनायन। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेंगे? न्यूक्लियस पर। और न्यूक्लियस क्या होता? धनायन होता है। यानी कि जहाँ पर धनायन चार्ज होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जाकर के अटैक करते हैं। मतलब अगर ऐसी बात है ये पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करने वाले होते हैं, तो निश्चित है जो न्यूक्लियोफाइल होते होंगे वो नेगेटिव चार्ज वाले होते होंगे। इतनी बात तो क्लियर हो ही सकती है कि जब ये न्यूक्लियस पर अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वही किसी न्यूक्लियस पर या किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड पर अटैक करते हैं। बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर फिर से देख लीजिए।
मतलब हमने कहा कि एटम है, एटम के पास जो होता है प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव नेचर्ड होता है और न्यूक्लियोफाइल उसी पॉजिटिव नेचर पर क्रिया करते हैं। और पॉजिटिव नेचर का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफिशियंट होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, वहीं पर ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करते हैं। और लविंग का मतलब होता है प्रेम करना, तो प्रेम करेंगे ये जो माइनस हैं वो प्लस से ही प्रेम करेंगे, और प्लस को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब बात ये आती है कि न्यूक्लियोफाइल कितने रूपों में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल के लिए जिसको आपने बताया कि NU से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता चार्जेबल, एक होता चार्ज युक्त, दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता चार्जेबल जिसके पास चार्ज दिया गया हो। अगर चार्ज की बात करेंगे तो NU यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव दिया गया होगा। कोई चार्ज होगा, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे OH नेगेटिव की बात कर लें, Cl नेगेटिव की बात कर लें, Br नेगेटिव की बात कर लें, NO3 नेगेटिव की बात कर लें, यहाँ सब पे देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। SO4 नेगेटिव की बात कर लें, यहाँ पर CH3COO नेगेटिव की बात कर लें, यहाँ पर ये सब जिस पर चार्ज दिया गया हो, माइनस चार्ज दिया गया हो, ये चार्जेबल न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही आसान है क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, निश्चित है ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होंगे वहाँ पर अटैक करेंगे। तो चार्जेबल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनका पहचान करना बहुत आसान हो गया। जहाँ पर भी आपको माइनस चार्ज दिखाई दे तुरंत जान जाइए ये न्यूक्लियोफाइल ही है। अच्छा, जो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं थोड़ा सा उनको हम कह सकते हैं पहचानने में समस्या होती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जैसे NH3 दे दिया जाए, यहाँ पर देखेंगे NH3। अब ऐसे करने क्या है तो आप कहोगे इस पर कोई चार्ज नहीं सर, इसको हम कैसे क्लियर करें कि न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो गाइस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक है। हमने कहा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अटैक वहाँ करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होगी, न्यूनतम आप इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ी, यहाँ पर भी बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया। अगर हम बात करें ROR की, यहाँ ध्यान दीजिएगा ईथर होता वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। H2O की बात कर लें, जैसे HOH लिखते हैं यहाँ पर भी देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि जो इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। C2H5OH की बात कर लें, यानी CH3OH की ही बात करें, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको ना भी दिखाएं अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे स्वयं जानना होगा कि कहीं इसके पास अगर चार्ज नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है। निश्चित है जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होती है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त दिखाई दे रहे हैं जा करके उसी की पूर्ति करते हैं, और जब पूर्ति करेंगे तो न्यूक्लियस लविंग कहलाएंगे। गाइज ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज युक्त होते हैं और एक बिना किसी चार्ज के होते हैं, जिसको आप न्यूट्रल यानी उदासीन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उदासीन न्यूक्लियोफाइल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी दिखाई देती है कि अधिक होती है, और यहाँ पर भी माइनस चार्ज आने से पता चल जाता है इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होती है। तो ये रहा आज का ये न्यूक्लियोफाइल क्लास।
अब आप मिलेंगे दूसरे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इसको जानते रहिएगा क्योंकि यही रिएजेंट होते हैं जो अटैक करके किसी फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी ऐसे ही होता है जैसे न्यूक्लियोफाइल, बशर्ते अंतर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हो। इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। निश्चित है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनों के पास माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज के पास वही जाएगा जिसके पास प्लस चार्ज होगा। अब ये कह सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा था, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता था वहाँ पर कोई अटैक करता था, जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते थे क्योंकि उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होते ही बांड बनाने में सहायक नहीं होते हैं, उसी को अपने मतलब कह सकते हैं कि सहायता प्राप्त करने के लिए वहाँ जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होगी। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल रेजेंट होते हैं, वो भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा चार्जेबल, यानी कि एक होगा चार्ज युक्त होगा, और दूसरा होगा न्यूट्रल। दो होते हैं, पहला चार्ज हो गया, दूसरा होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। चार्जेबल की बात करें, जैसे अगर हम Br पॉजिटिव लगा दें, ब्रोमीन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित है ये वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होगी, इसलिए ये चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। पॉजिटिव हो गया, जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव नेचर आएगा वहाँ वहाँ पर बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे करें हम NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव भी तो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज लग जाने से ये बिल्कुल काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अभी दे दें हमको CH3 पॉजिटिव, मेथिल कार्बोकैटायन। ये मेथिल कार्बोकैटायन भी काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो जाएगी कि जब पॉजिटिव चार्ज हो किसी रिएजेंट पर तो इलेक्ट्रोफाइल, और जब नेगेटिव चार्ज हो किसी समूह पर तो वह न्यूक्लियोफाइल होता है। तो दोनों पहचान हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है उदासीन, जो इसका न्यूट्रल फॉर्म होता है, जैसे Al-Cl3, कुल मिलाकर के जिसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखो इसका अष्टक ही नहीं पूरा है, इसका अष्टक नहीं पूरा है एल्युमिनियम का। तो जब अष्टक नहीं पूरा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तभी इसका अष्टक पूरा होगा, तब ये जा करके भी ये न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और बात कर लें SO3 की, इसका भी अष्टक नहीं पूरा होता है, ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। BF3 की बात कर लें, इसका भी अष्टक नहीं पूरा होता है। BH3 की बात कर लें, इसका भी अष्टक नहीं पूरा होता है। तो जिसमें डी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो, अतिरिक्त मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत, डी है इसमें डी ऑर्बिटल आएगा, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए। ब्लैक एंड डी ऑर्बिटल हैं तो भी वो न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। गाइस इतनी बात क्लियर करनी है कि पहले तो हमने बताया कि रिएक्शन में ये जो रिएजेंट होते हैं इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होती है। जब इनकी पहचान हो जाएगी तब आप अटैक कराएंगे, क्योंकि अटैक कराना बहुत ज़रूरी नहीं है। अटैक से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार का रिएजेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर तो दिया ही रहेगा रिएक्शन में, यदि रिएक्शन में दिया गया है तो आप कर ही लेंगे। लेकिन अब करने का सवाल ये नहीं है कि आप कोई भी रिएजेंट पाइए किसी के साथ उसका रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन कराने का मतलब पहले रिएजेंट की पहचान करना होता है। रिएजेंट की पहचान करके तब हम किसी सबस्ट्रेट पर रिएक्ट कराते हैं, तब जा कर के किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिसको पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो हम समझते हैं कि आज का जो ये क्लास है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर रहा, ये इसको आप देखेंगे। इसमें आज आपको केवल इतना बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, हमने आज कुछ ज़्यादा नहीं बताया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बस केवल आज इतनी ही चर्चा हुई है। और हम चाहते हैं कल की चर्चा में हम बांड फिशन को बताएं, किस प्रकार से बांड टूटता है। देखिए क्लास छोटे छोटे रहेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आगे चल करके कोई दिक्कत भी ना हो। छोटे छोटे क्लासों में समझ में अच्छे से, बड़ा क्लास नहीं ले रहे हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कैसे कोई बांड क्लीवेज होता है, बांड कैसे टूटता है, बांड टूटने के बाद क्या क्या हमें मिलता है, ये सारी बातें होंगी कल। आज की क्लास को बस यहीं पर क्लोज करेंगे। आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छे से जाने होंगे, ये हमें विश्वास है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।